एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बात करें हिंदी में तो इन भारत की विदेश नीति। ठीक है, इसका यूनिट 2 होने वाला है। यूनिट 2 का लेसन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 1, 2 और यूनिट 1 जो था पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी है या आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको क्लियर लाइन वाइज सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। लेकिन मुझसे पहले आपको बता दूं, ये फुली बेस्ड होने वाला है एनईपी के, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और इस सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसी वेब के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हो, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो चीज़ हमने पढ़ी तो स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि ये हमें सही नहीं लग रही, लेकिन कुछ टाइम बाद आप थोड़ा स्टे होकर देखा करो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर एज अ नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना, वहां से आप लोगों को इस वीडियो के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 2 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है भारत और यूरोपीय यूनियन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारत। भारत क्या है? भारत में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, भारत हमारा देश है। ठीक है, इंडिया। ठीक है, यूरोप क्या है? यूरोप भी एक देश है। और यूनियन यानी होती है एक कमेटी बनाना, या फिर एक समूह बनाना, या फिर एक ग्रुप समुदाय बनाना। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा यूनियन बनाया क्यों है। ठीक है, पहले देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है? और छोटे छोटे जो राज्य बस, जिसकी हमारा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या है? बहुत सारे देश बचे हुए हैं। जैसे भारत है, भारत के अंदर कई सारे राज्य बसे हुए हैं। ठीक है, उन राज्यों में जैसे कि भारत ने क्या किया, जो इसका जो चीफ है, इसने मुख्य क्या किया, अपने रुपया को क्या किया, इन्होंने लागू किया। ठीक है, रुपये को लागू किया। अब कुछ देश इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उसको मनवाने के लिए क्या करेंगे, हम उसके साथ में अपनी मित्रता कर लेंगे ताकि वो हमारी जो नीति है उसको भी एक्सेप्ट कर ले। क्लियर है? तो सेम इसी तरीके से यूनियन बनाया, जब हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बहुध्रुवीय क्या है, यानी बहुध्रुवीयता क्या है, इसको देख लेते हैं। एक बहुध्रुवीय विश्व वह है जहां एक या दो देशों के प्रभुत्व के बजाय बल्कि शक्ति क्या है, कई देशों में फैली होती है। यानी कि जो बहुध्रुवीय होता है, बहुध्रुवीयता क्या होता है, जो शक्ति है, ठीक है, वो शक्ति क्या है, किसी एक या दो देश के हाथों में ना होकर के क्या हो, बहुत सारे जितने देश है सभी के हाथों में शक्ति समान रूप से हो। शीत युद्ध की अवधि के दौरान दुनिया को 2 प्रमुख शक्तियों में विभाजित किया गया था। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे क्या था, दुनिया को 2 बहुध्रुवीय में बांटा गया था, अमेरिका और यूएसए। ठीक है, सॉरी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे कुछ प्रमुख नेतृत्व कार्यकर्ताओं ने द्विध्रुवीय विश्व माना था। कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसे द्विध्रुवीय विश्व माना था, क्योंकि दोनों महाशक्तिशाली देश थे उस टाइम पर। किसी भी देश को अपनी लाभदायक स्थिति को मजबूत करने या विकसित करने के लिए उसे अपने दम पर बहुध्रुवीय विश्व में कदम रखना होता है। यानी कि कोई भी देश है, उसको अगर अपना लाभ करना है, ठीक है, अपनी लाभकारी स्थिति बनानी है, अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है, या अपना विकास करना है, तो उसे खुद अपने दम पर क्या करना पड़ेगा, बहुध्रुवीय विश्व में अपना कदम रखना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा मंच पर। क्लियर इतना? ठीक है, अब आता है हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, यानी यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय समुदाय आप कह सकते हो। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो यूरोपीय संघ बना, ये यूनियन और समुदाय कब बना, वो बाद में बना। पहले ये यूरोपीय संघ था। जब ये यूरोपीय संघ यूरोपीय जो था, ये किस लिए बना था, कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में शुरू किया था। यानी कोयला और इस्पात के समुदाय के रूप में इसको शुरू किया गया था, जिसे 1950 में कब शुरू किया गया था, सन 1950 में। और इसमें केवल 6 सदस्य देश शामिल हुए थे। कौन कौन? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये 6 देश है, ये शामिल हुए थे स्टार्टिंग में, किसमें, यूरोपीय संघ में। ठीक है, उसके बाद 1957 में, यानी 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। जो यूरोप था वो आर्थिक समुदाय था, और जो कि बाद में यूरोपीय समुदाय बनकर उभरा। जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था वो क्या बाद में यूरोपीय समुदाय बनकर उभरा, यानी नया नाम उसको मिल गया। यूरोपीय समुदाय मूल रूप से, जो यूरोप समुदाय था वो मूल रूप से विस्तृत यानी बढ़ा कब, 1973 में, 1973 में इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। जब इसमें कौन कौन से 3 नए देश जुड़े, डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम।
क्या था, यूनाइटेड किंगडम। ये 3 नए देश इसमें जुड़े। इसके बाद बना ये क्या बन गया, यूरोपीय समुदाय जो था बन गया। ठीक है, यूरोपीय संसद ने 1979 में प्रत्यक्ष रूप से कार्यभार संभाला। जो यूरोपीय संसद था उसने 1979 में प्रत्यक्ष रूप से अपना जो था कार्यभार को संभाल लिया। 1986 में एकल यूरोपीय अधिनियम ने विदेश नीति सहयोग के सिद्धांत को मजबूत किया और समुदाय के सदस्यों की शक्ति का भी विस्तार किया। इन समुदाय में जो भी लोग सदस्य जुड़े थे उनकी शक्ति में भी बढ़ावा दिया या फिर विस्तार किया। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में अब हम देखें कि यूरोपीय संघ के बारे में क्या है वो देख लेते हैं। यूरोपीय संघ 28 राज्य का एक राजनीतिक संघ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। जो यूरोपीय संघ था इसमें क्या 28 राज्यों का एक ये राजनीतिक समूह है, जिसमें क्या है, जो कहाँ पर स्थित है, एक यूरोप में स्थित है। यूरोप आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय संघ के न्याय अदालत, यूरोप पर केंद्र बैंक, निर्णायकों की अदालत और यूरोपीय कांग्रेस जैसी संस्थाएं इसके अधीन है। यानी कि ये सभी जो संस्थाएं हैं किसके अधीन है, यूरोपीय जो संघ, यूरोपीय जो समुदाय है, संघ है, उसमें ये सदस्य जो है जुड़े हुए हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं या फिर शामिल है। यूरोपीय आयोग, ठीक है, यूरोपीय संघ की परिषद, ठीक है, यूरोप संघ के न्याय अदालत जो है, न्याय अदालत भी इसमें संयुक्त है। यूरोपीय पर केंद्र बैंक जो है, केंद्र बैंक भी है। ठीक है, ये जैसे हमारा होता है ना इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसी तरह यूरोपीय बैंक है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, निर्णायकों की अदालत है। ठीक है, यूरोपीय कांग्रेस जैसी जो संस्थाएं हैं ये इसके अधीन है या जुड़ी हुई है इसके साथ में। ठीक है, मास्ट्रिक्ट सम्मेलन में 1993 में इसका वर्तमान नाम यूरोपीय संघ किया गया और यूरोपीय नागरिकता की शुरुआत हुई। यानी कि मानचेस्टर ये मास्ट्रिक्ट सम्मेलन जो था ये कब हुआ था, 1993 में हुआ था। इसका जो वर्तमान नाम था क्या था, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ और क्या किया जाता है इसमें, यूरोप पे जो नागरिकता थी उसकी शुरुआत की गई थी। यूरोप में रहने वाले लोगों को क्या थी, नागरिकता देनी शुरू कर दी गई थी। ठीक, लिस्बन का सम्मेलन 2009 में लागू हुआ। जो लिस्बन का जो सम्मेलन था कब लागू हुआ, 2009 में लागू हुआ, जो कि यूरोपीय संघ के स्वदेशी आधार में संशोधन करना चाहता, जो कि स्वदेशी आधार में संशोधन करना चाहते थे, उसमें सुधार करना चाहता था। लक्ष्य देख लेते हैं, इसके लक्ष्य क्या थे। जो यूरोपीय संघ था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। सबसे पहले यूरोप संघ का उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति, मूल और भलाई को बढ़ावा देना था। यानी कि शांति मूल को बढ़ावा देना था और उस लोगों की भलाई यानी सबका भला हो, ऐसा इसका उद्देश्य था। आंतरिक सीमाओं के बिना यानी बिना किसी आंतरिक सीमा के बिना क्या है, सुरक्षा और न्याय जो है प्रदान किया जा सके। ठीक है, सामाजिक अस्वीकृति और सीमांकन का मुकाबला करना। जो सामाजिक जो अस्वीकृति है और जो सीमांकन है उन सब का मुकाबला करना। यानी कि समाज में, जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से कोई नियम लागू किया, कुछ राज्य क्या उस नियम को नहीं मान रही हैं, तो जो ये अस्वीकार कर रहे हैं इसको ना मानने से, उसमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, और उसका जो है मुकाबला करना। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति को जो है उसमें बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ के देशों के बीच लाभदायक सामाजिक व क्षेत्र सामंजस्य और एकजुटता को बनाए रखना। यानी जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं इनके बीच जो जुड़े हुए, इसमें संघ में देश जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है, लाभदायक सामाजिक जो है स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, सामंजस्य यानी एक दूसरे में जो है सामंजस्य यानी मिलजुल के चलने की भावना बनाए रखना। सबको एकजुट रखना यानी एक साथ रखना सबको। ठीक है, किसी के मन में कोई कड़वाहट ना आए। समृद्ध कलात्मक और मौखिक विविधता का सम्मान करना। जो समृद्ध जो कलात्मक है, जो कला है उसका सम्मान करना और मौखिक जो विविधता है उसका भी सम्मान करना। जैसे संस्कृति का हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में कई अलग अलग सब्जियां, जो मौखिक विविधता है ये वही है हमारी भाषा में जो विविधता होती है। एक लाभदायक और वित्तीय संघ की स्थापना जिसकी मुद्रा यूरो है। एक लाभदायक और वित्तीय संघ की स्थापना करना जिसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। जैसे यूरोप में यूरो चलती है तो बहुत से लोग क्या थे, यूरो को नहीं मानते थे, तो इसलिए इसमें इसको यूनियन को बनाया गया था ताकि सभी लोग क्या है इसका समर्थन करें। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत यूरोपीय संघ का संबंध। यानी भारत और यूरोपीय संघ का संबंध कैसा रहा। देखो, भारत यूरोपीय संघ के संबंध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। भारत 1962 में यूरोप पर आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में प्राथमिक देश में से एक था। यानी कि जो भारत है, भारत यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ था, 1960 के दशक में शामिल हुआ था। ठीक है,
और भारत वो पहला देश था या समुदाय था जिसने राजनीतिक संबंध स्थापित करने में क्या अपनी प्राथमिकता दिखाई थी। 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट था जिस पर हस्ताक्षर किया गया था। और 1994 में यूरोपीय संघ व भारत के बीच सहयोग समझौते पर भी विस्तार किया गया था, यानी कि 1994 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच में कई ऐसे सहयोग समझौते किए गए थे जिनमें और विस्तार किया गया और उनको बढ़ाया गया था। यूरोपीय संघ भारत के साथ सहयोग शांति का समर्थन, रोजगार सृजन, लाभकारी विकास को बढ़ावा दे सकता था। जो यूरोप संघ था ये क्या कर रहा था, भारत के साथ में मिलकर के सहयोग यानी शांति को सहयोग दे रहा था, ठीक है, और लोगों का समर्थन कर रहा था, ठीक है। और जो रोजगार यानी व्यापार है उसमें क्या कर रहा था, सृजन कर रहा था, रोजगार का सृजन करना, यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में ताकि यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर सके, वहाँ के लोग यहाँ, यानी इंडिया कहाँ अपना यूरोप में अपना इन्वेस्ट कर रही थी, यूरोप वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि वो उनका बिजनेस बड़े, व्यापार का सृजन हो, ठीक है। और सतत विकास को गति प्रदान हो सके, यानी आने वाले समय के लिए सतत विकास की गति हो सके। भारत के मध्य मुख्य रूप से विश्वास और एक जुनून है। जो भारत और यूरोपीय संघ है इनके बीच में क्या है, मुख्य रूप से एक विश्वास और एक जुनून है। भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी लागू कर रहे हैं। संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, यानी एक दूसरे को जोड़ने का जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या फिर इसको लागू कर रहे हैं। पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 28 जून 2000 को लिस्बन में आयोजित किया गया था। जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था, 28 जून 2000 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था, लिस्बन में आयोजित किया गया था, जिसने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, जिसमें संबंधों में एक नए विकास को चिन्हित किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14 अवधिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जो भारत और जो यूरोपीय संघ था इसके बीच में क्या है, 14 अवधिक जो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन था उसको आयोजित किया गया था। इतना क्लियर आता आगे। 2004 में हैंग में आयोजित 5वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया, यानी कि 2004 में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था हैंग में, उसमें क्या किया गया था, जो रणनीतिक जो साझेदारी थी उसको अपग्रेड किया गया था, यानी उसमें सुधार किया गया था। 14वां शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वां जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 6 अक्टूबर 2017। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व, जो भारत है, भारत के लिए यूरोपीय संघ का क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारत उन 10 देशों में से एक है जिसे यूरोप यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक रणनीतिक भागीदारी के रूप में चुना है। यानी कि भारत उन 10 देशों में से एक था जिसे यूरोपीय संघ ने क्या किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक रणनीतिक भागीदारी के रूप में चुना था। किसको, भारत को। एक उचित विकल्प है, यह एक उचित विकल्प है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। ये उचित था क्योंकि जो भारत है सबसे ज़्यादा यहाँ पे विविधता पाई गई है, सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है, संविधान का सम्मान किया जाता है, ठीक है। फिलहाल अब क्या हो रहा है उसका अलग मसला है, ठीक है। अब इनकी बातें अलग चल रही क्योंकि अब चाय बेचने वाले अगर संविधान में आएंगे, राजनेता में आएंगे तो इनका बर्बाद होना तय है। फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है पढ़ाई, ठीक है। देखो यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जो यूरोपीय संघ है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2020 में माल व्यापार 62.8 यानी 62.8 बिलियन था। किसका, भारत और यूरोप का। और यही अगर हम बाकी देशों के साथ देखें, चीन के साथ कितना था, 12% यानी 12% और अमेरिका के साथ था 11.7% के बाद कुल भारत व्यापार का 11.1% हिस्सा है। यानी भारत ने जितना किया है उसका तकरीबन 11.1% हिस्सा ही है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है। यानी यूरोपीय संघ और भारत शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ। पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जून 2000 लिस्बन में हुआ था, जो कि संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
लिस्बन संधि के लागू होने के बाद 12वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, देखो बहुत सिंपल लिखा है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके वीडियो को लंबा नहीं करना। वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रामपोई और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोस मैनुअल बरसो ने किया था। बरोसो जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय से संबंधों की समीक्षा की। देखो ये जो नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, किसने कहाँ से अध्यक्षता की थी। ठीक है, पेपर में ये आएगा, अगर आप नाम लिख दो तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय से संबंधों की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। यानी कि दोनों जो पक्ष थे, दोनों ने क्या किया, द्विपक्षीय संबंधों में क्या की समीक्षा की, दोनों की समीक्षा की और साथ ही क्या किया, क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर क्या किया, विचारों का आदान प्रदान किया। नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते पर भी बातचीत की और इस मुद्दे पर क्या हुआ, उन्होंने क्या अपनी संतोष व्यक्त, यानी घंटों वार्ता होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो है बातचीत के घंटों बाद इन्होंने अपनी संतोष को व्यक्त किया कि हाँ हम इसके लिए राजी है। 13वां शिखर सम्मेलन 2013 में ब्रसेल्स में आयोजित किया गया था। प्राथमिक रूप से यूरोप और भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के साथ नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। ये जो देश है, जो 13वां शिखर सम्मेलन था वो कब होने वाला था, 2013 में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था, ब्रसेल्स में होने वाला था, ब्रसेल्स में आयोजित होने वाला था। और प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो यूरोप और भारत जो था संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के साथ जो नियम आधारित किए गए थे, जो नियम कानून थे, उनके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे और अपना व्यापार को उसके साथ में बनाए रखना चाहते थे। इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद भारत और यूरोपीय संघ को उभरती प्रौद्योगिकी के विनिमय से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक, साइबर सुरक्षा से लेकर वैश्विक सार्वजनिक व्यवस्था तक आज की प्रमुख चुनौतियों के बहुपक्षीय संसाधनों पर चर्चा का नेतृत्व करना चाहिए। यानी कि भारत और यूरोप संघ को उभरती प्रौद्योगिकी के विनिमय के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक, साइबर सुरक्षा से लेकर के सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य सेवा लेकर के भी क्या इसको बातचीत करनी चाहिए, इसका नेतृत्व करना चाहिए। जो संसाधन हमारे जो खत्म होने वाले हैं, जो भी बचे हुए उन पर उनकी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, भारत 2023 में G20 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो कि हो चुकी है। 15 जुलाई को होने वाला वर्चुअल इंडिया EU शिखर सम्मेलन भारत को उभरती हुई विश्व व्यवस्था में एक बड़ी और अधिक विविध भूमिका के लिए खुद को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यानी खुद को संरक्षित यानी बचाने की, अपना संरक्षण करने की दिशा में क्या कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, कदम आगे रख रहा है। ठीक है, 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, 15 जुलाई को ये होने वाला वर्चुअल इंडिया EU। ठीक है, EU क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यूरोपीय यूनियन, इसलिए EU शिखर सम्मेलन जो भारत था, भारत को उभरती हुई एक विश्व व्यवस्था में, यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या है, विश्व व्यवस्था में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर उभरने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था, ये यहीं पे एंड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यानी कि आज जो हमारा यूनिट 2 था, यूनिट 2 का लेसन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हमारा यूनिट 3 आएगा और उसमें हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और कोई अगर आपको न्यू बुक्स की अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, नोट्स आपको वहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।